नमस्कार विद्यार्थियों, हम अपने टेस्ट के दूसरे पेपर का एक वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए। आशा है कि आपको पहला सॉल्यूशन अवश्य पसंद आया होगा और जब भी हम इस सॉल्यूशन को करते हैं तो आप एक रजिस्टर या कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी है कि अगर वो प्रश्न जो दिया हुआ है वो नहीं भी आएगा एग्जाम में, पर सॉल्यूशन से आपके बहुत सारे डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहले प्रश्न पर आते हैं, सिकंदर का विरोध करने वाला भारतीय राजा कौन था? किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया? सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर। अलेक्जेंडर की बात चल रही है। अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर के बारे में देखें, वो एक यूनान का राजा है और वैसे तो है मैसिडोनिया। कहां से आया हुआ है वो? मैसिडोनिया, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं मकदूनिया के नाम से जानते हैं। तो मकदूनिया का शासक है, वर्ल्ड विजेता है, अरस्तु का शिष्य है। हम यहां पर देखते हैं एक राजा है आम्भी, एक राजा है पोरस, एक धनानंद, एक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, एंड धनानंद वाज अ लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के धनानंद है, वो अंतिम शासक है नंद वंश का। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य with the help of his गुरु चाणक्य। कौटिल्य के आशीर्वाद से चंद्रगुप्त ने धनानंद को अलग कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो हमारे पास बचे ए और बी, कि इस ए और बी में क्या सही है, आम्भी और पोरस। तो आम्भी की बात करें तो आम्भी वॉज अ रूलर बिटवीन सिंधु, इंडस एंड झेलम। सिंधु और झेलम के बीच का शासक है आम्भी। और उसकी कैपिटल है तक्षशिला, या कई बार एग्जाम में आएगा कि आम्भी कहां का राजा है, तो आम्भी जो है वो तक्षशिला का शासक है। पोरस कहां का है? तो पोरस है बिटवीन झेलम एंड चिनाब का राजा है। झेलम और चिनाब के बीच का शासक है। और द आंसर इज बी, पोरस। पोरस की लड़ाई हुई है सिकंदर से, और इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ झेलम और बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। यह इसका वैदिक नाम है, बैटल ऑफ वितस्ता। वितस्ता का युद्ध हुआ है, झेलम या हाइडेस्पीस वितस्ता का। और पोरस वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर, परंतु उसके व्यवहार से खुश होकर उसने उसका राज्य को वापस कर दिया। यहां तक कि पोरस ने आने वाले आक्रमणों में सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिकंदर ने किस नदी को पार नहीं किया? तो सिकंदर ने ब्यास नदी को पार नहीं किया। उसने 2 शहरों की स्थापना की, निकैया एंड बुकेफॉल। बुकेफॉल जो है उसके घोड़े का नाम है, निकैया मींस द सिटी ऑफ विक्ट्री। तो ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आप नोट करेंगे। निकैया, बुकेफॉल, ब्यास नदी को पार करके सिकंदर नहीं गया, वापस अपने जगह चला गया एंड डाइड एट बेबीलोन। और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। ही वॉज फॉट विथ मालव, क्षुद्रक, कट, इन सात जातियों के साथ लड़ने का काम किया उसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? सुप्रीम कोर्ट किस देश से लिया गया है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किस देश से लिया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट, तो ऑप्शन है जापान, यूएसए, ब्रिटेन, अफ्रीका। तो हमने क्या है, बहुत सारे देशों से काफी कुछ लिया हुआ है। लाइक जापान की बात करें तो हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यूएसए से लिया गया है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट लिया हुआ हमने यूएसए से, एंड सुप्रीम कोर्ट। सो द आंसर इज यूएसए। यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ मैं फिर से बता देता हूं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर रिमूवल फॉर द जजेस, जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है, मूल अधिकारों को भी हमने लिया गया है, और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ब्रिटेन से तो हमने बहुत कुछ लिया गया, जो हमारी पार्लियामेंट्रियन सिस्टम है, हमारी जो कैबिनेट सिस्टम है, जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, वो ब्रिटेन से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से हमने ली गई है। अफ्रीका से हमने लिया हुआ है
संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। तो ये हमने ली हुई है साउथ अफ्रीका से। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। टकला-माकन डेजर्ट कहाँ मिलेगा? टकला-माकन डेजर्ट के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? तो एक काम करिएगा, आप सबसे पहले डेजर्ट को एक लिस्ट बना लीजिए, कौन सा डेजर्ट किस जगह पर है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान। इंडिया में फेमस है थार डेजर्ट, तो इसका मतलब है कि थार तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया में एक ही डेजर्ट है वो थार। इट्स अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट। यह विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, थार मरुस्थल, जो इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। चाइना में आपको मिलेगा गोबी डेजर्ट। गोबी जो है चीन और मंगोलिया में है, और दूसरा मिलेगा टकला-माकन। तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना में क्या मिल रहा है? टकला-माकन डेजर्ट मिल रहा है, गोबी डेजर्ट मिल रहा है। तुर्कमेनिस्तान में आपको जो डेजर्ट मिलेगा वो मिलेगा काराकुम डेजर्ट, काराकुम मरुस्थल। कजाकिस्तान में मिलेगा कजाक डेजर्ट। फिर से नोट कर लीजिए, कजाकिस्तान में कजाक डेजर्ट, चीन में गोबी, टकला-माकन, इंडिया में थार, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम मरुस्थल मिलेगा। तो पूछा गया है टकला-माकन, सो द आंसर इज चाइना। तो एक लिस्ट बना लीजिए, दस्ते-काबिर, दस्ते-लूट ईरान में है, आटाकामा कहाँ है, कालाहारी कहाँ पर है, सारहा कहाँ पर है, ग्रेट विक्टोरियन कहाँ पर है, सैंडी कहाँ पर है, तनोमी कहाँ है, स्टुअर्ट स्टोनी कहाँ है। जितने मैंने आखिरी में नाम लिए 3-4 वो सब ऑस्ट्रेलिया में है। स्टुअर्ट स्टोनी, गिब्सन, सिम्सन, तनोमी, विक्टोरिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डेजर्ट, इसको हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 2011 की जनगणना के मध्य प्रदेश का जिला जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। देखिए, मैं ये बातें अंडरलाइन क्यों करता हूं, उसके पीछे आपको रीजन बताता हूं। अंडरलाइन करने के पीछे रीजन ये है कि हम भी एग्जाम में यही करना है, बहुत जल्दी नहीं करना है कि हमने पढ़ा जनसंख्या के मामले में जिला, सीधे पहुंच गए कि पहले नंबर पे कौन है। अंडरलाइन करें, पूछा गया क्या है? सेकंड इन विच मैटर, जनसंख्या के मामले में। नॉट डेंसिटी है उसमें, ना सेक्स रेशियो पूछ रहा है, ना पॉपुलेशन ग्रोथ पूछ रहा है, ओनली पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो बड़े अच्छे से इस चीजों को फोकस करेंगे कि यहां पर क्या मिलेगा। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जिला जो है वो इंदौर है। इंदौर नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन में, और नंबर 2 पर आता है जबलपुर। सो द आंसर इज जबलपुर। तो जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला होगा वो कौन सा होगा? जबलपुर सबसे बड़ा जिला होगा जनसंख्या के मामले में। और तीसरे नंबर का जिला होगा सागर। तो इंदौर, जबलपुर, सागर। तो इंदौर याद करेंगे, जबलपुर याद करेंगे और सागर। और चौथे नंबर पर होगा भोपाल। तो फर्स्ट नंबर पर हो गया इंदौर, सेकंड पर जबलपुर और थर्ड पर सागर। पूछा गया है सेकंड नंबर, सो द आंसर इज जबलपुर। क्लियर है? तो आप पॉपुलेशन का पूरा डेटा बना लीजिए, कहां पर सेक्स रेशियो ज्यादा है, कहां डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, कहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान पूछा गया है, कौन से अध्यक्ष पूछा गया है? वर्तमान अध्यक्ष किसके पूछा गया है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष को पूछा गया है। तो यूपीएससी के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। एमपीपीएससी के भी चेयरमैन रह चुके हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। हम बात करें अगर मनोज सिन्हा की, तो बीजेपी के हैं, रेलवे के राज्य मंत्री रहे हैं मनोज कुमार सिन्हा, सांसद हैं मनोज कुमार सिन्हा। विनय मित्तल की बात करें तो ये भी यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, विनय मित्तल। अरविंद सक्सेना भी यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे? तो यूपीएससी के पहले चेयरमैन थे रॉस बार्कर।
रॉस बार्कर तब इसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते तब स्टैब्लिश हुआ था, जो बाद में फेडरल सर्विस कमीशन और देन 1950 में यूपीएससी के नाम से जाना गया। क्लियर है? तो 1935 में बन गया यही फेडरल यूपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके इंडियन जो है पहले भारतीय हैं, वो भारतीय हैं एच के कृपलानी। पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं वो हैं एच के कृपलानी 1947 से 49 तक। वर्तमान में है प्रदीप कुमार जोशी। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, फिर देखिए क्या पूछा है, इसरो और पहले पूछा है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इन्होंने वर्तमान की बात की, तो वर्तमान को आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि वर्तमान में कौन है। हमारे वर्तमान में है के सिवन। जी माधवन नायर भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, सतीश धवन भी रह चुके हैं, एम.जी. के मैनन भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। 1962 में अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस प्रोग्राम बनी हुई थी, और 1969 में इसरो की स्थापना हुई, और इसके पहले अध्यक्ष बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कौन बने हैं, आपको सबको पता है आंसर, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। दूसरे कौन बने हैं, लिखा हुआ है इसमें आंसर में, दूसरे बने हैं एम.जी. के मैनन, इसके दूसरे अध्यक्ष बने हैं। और तीसरे बने हैं प्रोफेसर सतीश धवन, जो है तीसरे बने। तो 1 2 3 क्लियर है आपको। पहले विक्रम साराभाई, दूसरे एम.जी. के मैनन, तीसरे प्रोफेसर सतीश धवन बने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है जैकमा। अभी चर्चा में है जैकमा, हाल में ही लापता हुए किस कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के बारे में पूछा गया। जैकमा की कंपनी कौन सी है, तो हम एक एक करके बात करते। अमेजन का सबको पता है कि जेफ बेजोस हैं। अमेजन के कौन है, जेफ बेजोस इसके प्रमुख हैं। टेस्ला का ही पता है, टेस्ला कंपनी जो है भारत में लॉन्च हो रही है, और टेस्ला जो है वो बैटरी चलित गाड़ियां लेकर आ रही है। इसके प्रमुख जो हैं वो है एलन मास्क। अलीबाबा के प्रमुख हैं जैकमा, तो इसका आंसर होगा अलीबाबा। फेसबुक के तो पता है, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक से संबंधित। ऐसे आपको लिस्ट करना है कि सारी चीज़ों की, कि व्हाट्सएप किसने बनाया, तो व्हाट्सएप ब्रायन एक्टर ने बनाया। यूट्यूब किसने लोगों ने बनाया, तो यूट्यूब 3 लोग हैं, चार्ड, हर्ले और करीम, इन 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को आप इन्फॉर्मेशन को नोट करेंगे। तो आंसर इज अलीबाबा। तो फेसबुक के कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। लारूकाज किस जनजाति का त्योहार है। लारूकाज फेस्टिवल पूछा गया है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि लारूकाज है क्या। लारूकाज जो है वो नारायण देव को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है, नारायण देव को डेडिकेटेड है। और लारूकाज जो है वो मूलतः जनजातियों में सुअर के विवाह का प्रतीक है। और ये लारूकाज मनाती है गौड़ जनजाति। तो लारूकाज कौन मनाती है, गौड़। तो फिर प्रश्न आएगा कि बैगा क्या मनाएगी, तो बैगा के में हम लिख लेते हैं कि बैगा मनाएगी रस नवा। मधुमक्खियों से संबंधित है रस नवा, जो कि बैगा जनजाति नवाती है। क्लियर है। बाकी सहारिया समानता हिंदू जन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके दशहरा, होली, दिवाली त्योहार है। तो गौड़ का क्या है, लारूकाज है। बैगा क्या है, रस नवा त्योहार है। याद रहेगा आपको, नारायण देव को समर्पित है सुअर के विवाह से। एक खास बात और बता देता हूं, एक और फेस्टिवल होता है सुअर बजी समारोह।
ये समारोह जो होता है ये 12 वर्ष में एक बार होता है, 12 साल में एक बार होता है, जो बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये समारोह 12 साल में एक बार बैगा ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरनेट आपको क्या अनुमति देता है? तो इंटरनेट आपने सबने यूज किया होगा, तो इंटरनेट से हम ईमेल भी भेज सकते हैं, इंटरव्यू को वेब पेज भी दे सकते हैं, इंटरव्यू दुनिया भर के सर्वर से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। इजी क्वेश्चन है, काफी लंबे समय से इंटरनेट का हम यूज कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेट किसने स्टार्ट किया, ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। आगे बढ़ते हैं हम। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वैसे ये काफी आसान है, तो थोड़ा सा मैं आपको और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं इन व्यक्ति के बारे में जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ये 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष की बजाय दूसरे, पहले अध्यक्ष जो है वो 1885 में बने थे, दूसरे बने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दूसरे अध्यक्ष बने 1893 में बने। इसी 1906 में पहली बार स्वराज और बायकॉट यानी बहिष्कार के प्रस्ताव पारित किए गए। 1906 में पहली बार पारित किए गए। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। ये वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये वो व्यक्ति जिन्होंने बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब तो आप पहचान ही गए किन व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो रहनुमाई मजियादान सभा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? रहनुमाई मजियादान सभा से जुड़े हुए हैं ये वो व्यक्ति हैं। तो आंसर इज दादा भाई नौरोजी, एक पारसी व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हुए थे। क्लियर है आपको? दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये सब नोट कर लेंगे आप। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देने वाले, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखने वाले, याद रहेगा आपको। एक और चीज बता देता हूं, ये इंग्लैंड में जाकर फिन्सबरी से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी बने हैं और लंदन में जाके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की है इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इन्होंने अंग्रेजी में केसरी और मराठी में, फिर से रिपीट करता हूं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकाला, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकाला। होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गुरु हैं महात्मा गांधी के। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो है बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम में एक ही बार महात्मा गांधी जो है वो इसके प्रमुख बने हैं, बेलगाम में 1924 में। क्लियर है? तो आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी। प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी पहले तो है कहां पर? तो प्रभासगिरी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो पता पड़ता है कि जो प्रभास गिरी है, देखिए एक और चीज मैं बता देता हूं, पावागिरी, ऊनागिरी, मुक्तागिरी, सोनागिरी, जहां पर भी गिरी शब्द आ रहा है तो आप ये पा रहे हैं कि वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। तो थोड़ा सा क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर बार ये सही होगा, पर 99% सही होगा ये। आपको सब याद आ गया ना? मुक्तागिरी, सोनागिरी, पावागिरी, ऊनागिरी, प्रभासगिरी, जो कि यूपी में कोसांबी में है।
कौशाम्बी एक जगह है यमुना के पास। तो आंसर हो जाएगा कि ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है ये। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलेंगे, ऊनागिरी, पावागिरी, पुष्पागिरी, मुक्तागिरी, सोनागिरी, जो कि जैन धर्म के स्थल हैं। मुक्तागिरी आपको पता है बैतूल में है, और सोनागिरी आपको पता है दतिया में है। क्लियर है। बौद्ध धर्म के स्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सांची है, भरूच है, देउर कुठार है इससे संबंधित। शैव से बहुत सारे हैं, वैष्णव की बहुत सारे। वैष्णव में तिगवा का विष्णु मंदिर आपने सुना होगा। शैव में उदयगिरी में चले जाएंगे तो शैव मंदिर भी मिलेगा, बाराह मंदिर भी मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी समिति। अगर हम ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा आर्टिकल 243B में मिल जाएगी आपको ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के बारे में मैं एक खास बात बताना चाहता हूं आपको। ग्राम सभा एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा एक गांव की विधायिका होती है, जहां पर उस गांव के मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, जो मिलकर विधि, नीति, योजनाएं, कार्यक्रम का निर्माण करती है। तो ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसकी 1, 4, 7, 10 मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में बैठक अनिवार्य होती है। ग्राम पंचायत तो पता है कि ग्राम पंचायत जो है वो पंचायत का सबसे निचला स्तर है, फिर उसके बाद ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं, जनपद में सदस्य होते हैं, जिला पंचायत में सदस्य होते हैं, जिनको जनता द्वारा चुना जाता है। अब बात रही ग्राम पंचायत में, मतलब पंचायती राज में न्याय पंचायत की। तो न्याय पंचायत की बात करें तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया? 2008 में आया ग्राम न्यायालय अधिनियम, which implemented on 2 October 2009. The Rural Court Act passed in 2008 and effective from 2 October 2009. 2 अक्टूबर 2009 से इसे लागू किया गया कि ग्राम न्यायालय होना चाहिए हर ग्राम पंचायत के स्तर पर। क्लियर है? तो ये ग्राम न्यायालय किसका हिस्सा हो जाएगा? इस पंचायती संस्था का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सहकारी समिति जो होती है इसका अंग नहीं होती है। सो द आंसर इज डी हो जाएगा। मैंने बताया कि न्याय पंचायत क्या है, किसका हिस्सा है? पंचायती राज संस्था का है, और इसके लिए 2008 में एक्ट आया जो 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। और बाकी आपको मालूम है कि 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, 24 अप्रैल को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन मतलब कन्याकुमारी के मध्य कौन सा तट स्थित है? तो मैं क्या करके तट की बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए जरा, ये मैप है। इसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट, इसको कहते हैं ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में हम सबसे पहले बात करें तो कच्छ मिलेगा, रन ऑफ कच्छ मिलेगा, जहां पर आपको खादिर, आलिया बेट जैसे द्वीप मिलेंगे। यहां पर हम जाते हैं तो ये मिलेगा गुजरात का मैदान। यहां पर एक रिवर चली आ रही है, ये नदी है, और एक ये नदी है, और एक ये नदी है, और एक ये नदी है। तो कौन कौन सी नदी है ये देखिए, ये साबरमती, ये माही, ये नर्मदा, ये ताप्ती। ये चारों नदियां मिल रही हैं कहां पर? गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंबात की
खाड़ी पर। तो इस जगह को ये नदियां मिलकर बनाती हैं गुजरात का मैदान। और ताप्ती से लेकर आप नीचे तक जाएंगे, ये पूरा इलाका कहलाता है कर्नाटक के पहले कोंकण कोस्ट, जिसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र और गोवा का क्षेत्र आता है। और कर्नाटक से केरल वाला जो इलाका कहलाता है, ये कहलाता है, इतना बड़ा नहीं जितना मैंने अभी मैप में बन गया है, मालाबार। ये मालाबार क्षेत्र कहलाता है। ये ऊपर वाला इलाका जो है ये कहलाता है उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। और ये कहलाता है कोरोमंडल। तो कृष्णा से लेकर कैप कोमेरिन यानी कन्याकुमारी तक के एरिया को हम कहेंगे कोरोमंडल तट। और उत्तरी सरकार कहां, उसके ऊपर है उत्तरी सरकार। मालाबार भी आप देख चुके, कोंकण भी आपने देखा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि कोरोमंडल कोस्ट इज मोर फर्टाइल देन कोंकण, क्योंकि यहां पर जो रिवर आ रही हैं वो नदियां डेल्टा मिट्टी लेकर आती हैं, इसके कारण ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, अलग कलर ले लेता हूं जिसमें आपको और क्लियरिटी रहेगी। ये देखिए एक नदी आ रही है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है तुंगभद्रा, ये है पेन्नार नदी, और ये है कावेरी नदी। क्लियर है? तो ये नदियां क्या है, यहां पर अपनी मिट्टी को इकट्ठा करती हैं, जिसके कारण यहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और एक उपजाऊ मिट्टी से चावल की बढ़िया खेती होती है इस क्षेत्र में। और यहां पर नो डाउट इस वेस्टर्न घाट के कारण इस जगह पर आप देखेंगे, इस जगह वेस्टर्न घाट की इस जगह की बात कर रहा हूं, यहां पर वेस्ट वाले पोर्शन में ज्यादा पानी गिरता है और इस तरफ कम गिरता है, इस तरफ रेन शेडेड एरिया मिलता है, इसलिए इसके वेस्टर्न कोस्ट के बेस्ट पार्ट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। काफी हो गया आपका डिटेल। तो नोट करेंगे, तो कौन सा तट मिला यहां पर, कोरोमंडल कोस्ट की हम बात करते हैं, कोरोमंडल कोस्ट आपको मिलेगा। तो आंसर होगा यहां पर कोरोमंडल तट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मध्य से निम्न से कौन सा जनसंख्या, मध्य प्रदेश में पूछ रहा है वो कि मध्य प्रदेश में कौन सा जनसंख्या स्त्रीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश में कौन सा जनसंख्या स्त्रीकरण का दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, 11 मई को हमारी पॉपुलेशन हुई थी 1 बिलियन को हम क्रॉस कर गए थे। 11 मई 2000 को हमारी जनसंख्या 1 बिलियन हो गई थी। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए 11 मई को मध्य प्रदेश सरकार जनसंख्या स्त्रीकरण दिवस के रूप में मनाती है। फिर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या है। जुलाई, ये नोट करेंगे। तो 11 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अब कोई जो जनसंख्या वो है, जो नई आएगी और जो जाएंगे वो रिप्लेसमेंट इक्वल रहेगा। और इसके लिए हमारी TFR जो होना चाहिए वो 2.1 होगी, तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को हम अचीव कर पाएंगे। TFR मीन टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR 2.1 होने पर ही हमारी जनसंख्या स्त्रीकरण प्राप्त करना हमारे लिए संभव होगा। इंडिया में रहती है 16.7% पॉपुलेशन रहती है, भारत में 16.7% ऑफ द वर्ल्ड। 11 मई को मैं पहले बता चुका हूं, साथ में 11 मई को एक चीज और मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने पोखरण किया हुआ था, इसलिए हम इस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे भी इस दिन हम मनाने का काम करते हैं। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा कथन भारत के केंद्रीय सदस्यता आयोग के बारे में सही
नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का हमें पकड़ना चाहिए। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सीवीसी। सीवीसी आपने सुना होगा। सीवीसी जो है वो के संथानम कमेटी की सिफारिश पर बनी थी। सीवीसी established in 1964 on the recommendation of Santhanam Committee. It got statutory status in 2003. 2003 में से वैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया था। It's just a investigation. It's not an investigation agency. ये कोई एक जांच करने वाली संस्था नहीं। It's not a investigation एजेंसी। तो बात आती है कि कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वेरी करेक्ट। कब नियुक्त करते हैं? जब एक समिति उसकी सिफारिश करती है, जिस समिति में पीएम होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। नो, ये गड़बड़ हो गया है। इसका कार्यकाल 4 ईयर का होता है। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, या 65 विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, या उसकी एज 65 हो जाए, या उसका टर्म 4 ईयर कंप्लीट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए तब तक का। तो नो डाउट आंसर आपको मिल चुका है कि केंद्रीय सत्ता आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा है, केंद्रीय सत्ता आयुक्त को दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय से हटाया, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय उनके मामलों की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के बाद ही। लास्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द मेनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड हैज नो एडजुडिकेटरी फंक्शन। मतलब वो क्या करती है? कोई, मैंने बोला ना, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इट्स अ एडवाइजरी बॉडी। तो याद रखिए, एक प्रकार की क्या है? सलाहकारी संस्था है। क्लियर है आपको? तो सीवीसी के बारे में क्लियर हो चुका है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमारे आयोग एक नए सिलेबस में जुड़े हुए हैं। पहले भी हम आयोग पढ़ते थे, पर उसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या? नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके नेचुरल सोर्स क्या है? उसको हम देखते हैं। नेचुरल, तो नेचुरल सोर्सेस की बात करें तो जंगल की आग भी एक नेचुरल सोर्स है, वोल्केनो इरप्शन भी नेचुरल सोर्स है, डस्ट स्टॉर्म भी नेचुरल सोर्स है, सूखी पत्तियों को जलाने से निकलने, ये एक आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, कृत्रिम है ये सोर्स, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, सूखी पत्तियों को जलाने से निकलने वाला धुआं। तो क्या आंसर होगा? सूखी पत्तियों को जलाने से निकलने वाला धुआं। जो हमारा वायु प्रदूषण होता है, ये वायु प्रदूषण जो है वो, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, लेड, ये होते हैं जो हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने हाल में ही मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? अगर हम देखें, ये पाकिस्तानी लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए, टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए ये पारित किया गया है बाय यूएसए। अमेरिका ने इसे पारित किया है जिससे पाकिस्तानी लड़कियों को प्रमोट किया जाए। ये मलाला यूसुफजई जो है नोबेल प्राइज विनर हैं। इसके साथ साथ नोबेल प्राइज हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी की जो को भी मिला था बच्चों के लिए। 2012 में इनको गोली मार दी गई थी। 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यूएसए ने इनके लिए स्कॉलरशिप एक्ट पास किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड बेटर एंड हायर एजुकेशन टू पाकिस्तानी गर्ल्स। किस जनजाति खुद को धरती पुत्र मानते हैं? धरती देमसेल्फ कॉल धरती पुत्र। बैगा, भील, सहारिया,
कोल। तो एक एक करके बात करते हैं। बैगा कहाँ रहते हैं? बैगा जो मेनली है हमारे साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में रहते हैं। मेनली हम देखें तो शहडोल है, डिंडोरी है, मंडला है, इन इलाकों में रहते हैं। भील जो हमारे वेस्ट पार्ट में रहते हैं। धार से अलीराजपुर तक जाएंगे, झाबुआ में जाएंगे तो आपको भील मिलेंगे। सहारिया नॉर्थ पार्ट में ग्वालियर चंबल संभाग में रहते हैं। कोल जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी कह लीजिए, हमारा सीधी सिंगरौली और शहडोल तक ये फैले हुए हैं कोल जनजाति। लेकिन बात वही आती है कि धरती पुत्र कौन मानते हैं? तो धरती पुत्र अपने आप को मानते हैं बैगा। बैगा जो है झूम खेती करते हैं, हल नहीं चलाते हैं, क्योंकि धरती मां का सीना इससे छिल जाएगा, इसलिए वो बैगा जो है झूम खेती करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, जिसे कहते हैं अटैचमेंट। जो हम अटैच करते हैं वो अटैचमेंट कहलाता है। हाइपरलिंक जिस पर क्लिक करके हम दूसरी जगह चले जाते हैं, मेल बॉक्स। तो मेल बॉक्स को कहते हैं हम स्टोरेज एरिया। आईपी एड्रेस इज अ वर्चुअल एड्रेस, एक्चुअली फिजिकल एड्रेस इज मैक एड्रेस। जो किसी कंप्यूटर का, लैपटॉप का जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस को मैक कहते हैं। आईपी इज अ वर्चुअल एड्रेस। आईपी जो है 4 उसमें होता है। तो आईपी वर्जन 6 भी आ चुका है, आपको पढ़ना होगा। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। जनरली बाय डिफॉल्ट आप पढ़ते रहते होंगे 192.168.1.1 एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मेल बॉक्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अंटार्कटिका पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। ये हमारे स्पेस पर जाने वाले पहले इंडियन है। अगर क्वेश्चन आ जाए नेम द फर्स्ट इंडियन हु लैंडेड ऑन मून, चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो गलती से राकेश शर्मा मत लगा दीजिएगा। भारत से आज तक कोई भी चंद्रमा पर नहीं गया है। ये स्पेस पर जाने वाले हैं, वो भी रशियन के थ्रू गए हुए थे राकेश शर्मा। इंदिरा गांधी इनसे बात की थी, उन्होंने बोला था कि क्या लग रहा है आपको? बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जीएस सिरोही, बिल्कुल सही, इनका अंटार्कटिक से रिलेशन है जीएस सिरोही का। रामचरण जी का भी रिलेशन है। अंटार्कटिक पर बात करते हैं तो सबसे पहले अंटार्कटिक पर पहुंचने वाले हैं रामचरण। पहले चरण किसने रखे? तो रामचरण ने अंटार्कटिका पर पहले चरण रखने का काम किया। तो पहला भारतीय कौन हो जाएगा? रामचरण हो जाएगा। कई जगह आपको कर्नल जी के बजाज भी मिलेंगे, पहले भारतीय जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे। महिलाओं में सुदीप्ति सेनगुप्ता, अदिति पंत। महिलाओं में सुदीप्ति सेनगुप्ता और अदिति पंत जो हैं पहुंचे हुए हैं। ये क्लियर रहेगा आपको कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले कौन है अंटार्कटिका पर। और जाएंगे आप तो आपको एरेबस, एक एक्टिव वोल्केनो मिलेगा जिसका नाम एरेबस है। विंसन मैसिव यहाँ की हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अंटार्कटिका के जो साउथ पोल है उस पर पहुंचने वाले थे अमुंड सेन, याद रहेगा अमुंड सेन। और इंडिया की तरफ से पहुंचने वाले थे गिरिराज सिरोही जो साउथ पोल पर पहुंचे थे। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले कौन है? रॉबर्ट पियरे जो हैं वो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगली हम बात करते हैं यहां पर कि ये अंटार्कटिका है क्या। अंटार्कटिका एक जगह है जो 1959 में एक ट्रीटी हुई थी कि भाई ये सभी देश इसका साइंटिफिक यूज करेंगे। तो साइंटिफिक यूज करने के लिए अंटार्कटिका को बनाया गया। तो भारत ने अपने रिसर्च सेंटर भी बनाए हुए हैं। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। और नॉर्थ में कौन सा बनाया गया है आर्कटिक पर? हिमाद्री, याद रखें आर्कटिक में कौन सा बनाया गया है? हिमाद्री। और अंटार्कटिका के रिसर्च के लिए हमारे पास सेंटर भी है, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च कहां पर है? ये गोवा में है। याद रखें कहां पर है सेंटर? ये सेंटर गोवा में है। एक और खास बात बता देते, 40वां अभियान 40th एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका कब गया? 5 जनवरी 2021 को। 5 जनवरी 2021 को हमारा 40वां एक्सपीडिशन गया हुआ है। तो क्लियर हो गया अंटार्कटिका के बारे में आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयुध बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की?
तो अब तो ये बौद्ध मीटिंग्स के, बौद्ध काउंसिल जो आप कह रहे हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल, किसकी कितनी हुई? 1 2 3 4, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। पहली कहां पर हुई है? पहली हुई है वैशाली। एक मिनट जरा मैं फिर से इसको मिटा देता हूं। पहली हुई है राजगृह। कौन था उसके में? अजात शत्रु। रूलर कौन थे? अजात शत्रु इसके रूलर थे, और चेयरमैन यानी अध्यक्ष वाज महाकश्यप। और इसी में 2 बुक लिखी गई हैं, सुत्त पिटक। अजात शत्रु ने नहीं लिखी, पर इस पीरियड में लिखी गई है विनय पिटक। सुत्त पिटक आनंद ने लिखी है और उपाली ने विनय पिटक। सेकंड हुई है आपकी वैशाली में। तब आपके रूलर हैं वो थे कालाशोक, और चेयरमैन वाज साबक मीर। थर्ड जो हुई है वो हुई है पाटलिपुत्र। रूलर वाज अशोका एंड चेयरमैन वाज मोगली पुत्र तिष्य। तो पहली राजगृह में अजातशत्रु उसके उस समय रूलर थे और महाकश्यप ने अध्यक्षता की। दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में जहां पर अशोक थे, एंड फोर्थ कुंडल वन ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ कनिष्का एंड द प्रेसिडेंट वाज वसुमित्रा। प्रेसिडेंट वाज वसुमित्र। सो द आंसर इज डी। तो इसका आंसर होगा डी, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। क्लियर है? आपको याद रहेगा। वसुमित्र ने एक बुक भी लिखी उस समय, महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र। पार्श क्या है? अभी कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन। एक मिनट जरा नागार्जुन के बारे में आपको मैं बता देता हूं। नागार्जुन, 2 नागार्जुन मिलेंगे। एक नागार्जुन मिलेंगे आपको जो फिजिक्स से रिलेटेड है, एक जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक नागार्जुन जो है वो, उनकी बुक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इनकी बुक क्या बताई मैंने? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इंडियाज आइंस्टीन कहे जाते हैं इन नागार्जुन को, जो कनिष्क के टाइम पीरियड के हैं और शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। दूसरे नागार्जुन जो केमिस्ट्री से हैं, उनकी बुक का नाम है रस रत्नाकर, जो रिलेटेड टू गुप्तास पीरियड, जो गुप्त पीरियड से रिलेटेड है। 2 नागार्जुन हैं। एक नागार्जुन जो फिजिक्स वाले हैं, उनको हम कहते हैं इंडियाज आइंस्टाइन। क्लियर है? दूसरे हैं रस रत्नाकर। तो 2 नागार्जुन। शूद्रक जो है राइटर ऑफ मृच्छकटिकम, बुक कौन सी लिखी है? मृच्छकटिकम। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किस पर होता है? 2 तरह की सिस्टम है, मैं थोड़ा सा आपको टाइम लेकर समझाना चाहता हूं। 2 हैं, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब होता है जो ज्यादा वोट लाएगा वो विनर होगा। ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल A, B, C, D, E, इतने लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। इसको मिलते हैं 30 वोट्स आउट ऑफ 100। टोटल वोटर हैं 100। A को मिलते हैं 30, B को मिलते हैं 25, इसको मिलते हैं 5, इसको मिलते हैं 15, इसको मिलते हैं 25। टोटल 100 वोट हो गए, तो विनर इज ए एज पर द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पहले खंबा छूना, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से ए विनर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? ए को। पर हम जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करते हैं, तो ए विनर नहीं है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहती है कि आधे से अधिक वोट लाने वाला विजयी घोषित किया जाएगा। तो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हम बात करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, उसमें क्या है? मोर देन हाफ।
जो आधे से अधिक वोट लाएगा वो विनर होगा। क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव मैसेज आता है फर्स्ट पास द पोस्ट में कि जिसको 70% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। बट नो इशू है तो है। अब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहां कहां अप्लाई है? तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अप्लाई है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में। तो हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, नगर निगम। और दूसरा तरीका था आपको याद करने का, दूसरा तरीका यह है कि जिन्हें हम वोट देते हैं वहां फर्स्ट पास द पोस्ट है, जहां हम वोट देते हैं मतलब पब्लिक, और जहां हम वोट नहीं देते, जहां इनडायरेक्ट होता है, वो वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जैसे कि आरएस राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन जगह पर हम वोट नहीं देते हैं। राज्यसभा में कौन देते हैं वोट? यहां पर एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जिस कंसर्निंग स्टेट के होंगे। प्रेसिडेंट में कौन देते हैं? ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग द असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। वाइस प्रेसिडेंट में कौन देते हैं? ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल मींस इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक अलग तरह की व्यवस्था है, यहां पर 1/3 जो है एमएलए इलेक्ट करते हैं, और फिर इसमें 1/12 वहां पर फिर एजुकेशन वाले मतलब डिग्री होल्डर्स करते हैं, फिर टीचर्स करते हैं, फिर 1/6 को प्रेसिडेंट गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो यहां पर होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मूल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वो है मोर देन हाफ। तो आंसर इज कहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट? लोकसभा में होगा। आंसर इसका होगा बी, कि लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, कि संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार, जो इंडिया एंड पाकिस्तान में है, थार मरुस्थल। सहारा कहां पर है? नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में है। गोबी कहां पर है? चाइना एंड मंगोलिया में है। कालाहारी, बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के पार्ट पर है कालाहारी डेजर्ट। तो याद रहेगा आपको, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन सा है? थार मरुस्थल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस स्थान पर कपास नहीं उगाया जाता? बहुत बढ़िया बात है। इसमें तो कपास कहाँ नहीं होती? एमपी का मैप अगर देखें तो एक बार इसको हम थोड़ा सा क्लाइमेटिक जोन में उसको कन्वर्ट कर ले। एक्चुअली मैं एग्जैक्ट मैप नहीं बना पाऊंगा आपका, पर एक कोशिश कर सकते हैं। ये इन एमपी का जो ऐसा वाला ये पार्ट है, एक मिनट जरा, एमपी के मैप में अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन जो है इधर, यहां पर आपको मिलेगा कपास का बेल्ट। यहां से आप चले जाएंगे, अलीराजपुर मिल जाएगा आपको, झाबुआ मिल जाएगा आपको, खंडवा मिल जाएगा, खरगोन मिल जाएगा। इस इलाके में आपको कपास का क्षेत्र मिलेगा। तो कपास कहां कहां मैंने बता दिया अभी आपको, धार, रतलाम, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, यहां पर मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस कपास के बेल्ट से थोड़ा इस तरफ आते हैं तो बीच में मिलेगा बैतूल छिंदवाड़ा। तो बैतूल छिंदवाड़ा में क्या होगा, हम थोड़ा सा चावल की तरफ शिफ्ट करेंगे और बालाघाट आते आते हम चावल पर आ जाएंगे। तो बालाघाट से
आप चले जाएंगे बालाघाट, सिवनी, मंडला, शहडोल और ऊपर रीवा तक, तो ये चावल का बेल्ट हो जाएगा। और रीवा में जाएंगे थोड़ा दलहन तिलहन भी मिलने लगेगा। फिर रीवा से हम छतरपुर की तरफ जाएंगे तो फिर दलहन गेहूं बेल्ट आएगा। फिर मालवा में आएंगे तो गेहूं सोयाबीन आएगा। फिर हम ग्वालियर और चंबल में जाएंगे तो वहाँ सरसों का बेल्ट आएगा। इस तरह से आप एक पूरा मैप में डिज़ाइन कर लीजिए सारी चीज़ें। तो आंसर इज बालाघाट। और बालाघाट फेमस है अपने चिन्नूर राइस के लिए, जिस तरह सिवनी का लखनादौन फेमस है अपनी काली मूछ चावल के लिए। सिवनी का लखनादौन फेमस किसके लिए है? अपने काली मूछ चावल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एनजीटी कब एस्टैब्लिश किया गया? किस वर्ष की गई थी एनजीटी जो बनाया गया है ये फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण अधिनियम 1986 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड कंट्री है इंडिया जिसने ऐसा स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाया हुआ है। इसके पहले है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। ये दो देश हैं, पहले नंबर पर ये है और तीसरे नंबर पर है भारत, जिन्होंने इस तरह के विशेषीकृत न्यायालयों की स्थापना की है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि एनजीटी बनाने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तीसरे नंबर का देश है। एनजीटी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी मई 2010 में। तो आंसर हो जाएगा मई 2010। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अदर ऑफिस जो हैं वो एक भोपाल में है। तो एमपी वालों के लिए एक क्वेश्चन आएगा कि एनजीटी कहां मिलेगा मध्य प्रदेश में? तो वो मिलेगा भोपाल में। इसके बाद चेन्नई में भी है एनजीटी और कोलकाता में भी एनजीटी है। तो एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां हो गया? न्यू दिल्ली हो गया। ऑफिस कहां हो गए? पूना, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई। मिनिमम 10 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। जिस तरह से क्वेश्चन आया था ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सीवीसी, वैसे एक एनजीटी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनजीटी के बारे में कौन सा सही नहीं है।